This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Respected teachers and dear students, Assalamu alaikum. आज हम क्लास 5 साइंस चैप्टर 7 का लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूज, अ सेफ्टी डिवाइस इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स। इससे पहले हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बहुत तफसील से पढ़ चुके हैं। टीचर्स, वी नो दैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ commonly used in our homes to operate fans, televisions, refrigerator, iron and washing machines. A fuse is used in a circuit for the safe use of electricity. यानी इलेक्ट्रिसिटी के सेफ यूज़ के लिए सर्किट में फ्यूज़ को इस्तेमाल किया जाता है। अब फ्यूज़ है क्या, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। फ्यूज़ इज़ अ पीस ऑफ थिन वायर। फ्यूज़ एक थिन वायर का टुकड़ा है दैट इज़ यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, जो इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज़ होता है टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो टीचर्स, वी कैन डिफाइन फ्यूज एज ए पीस ऑफ थिन वायर दैट इज़ यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल appliances. When excessive current passes through the piece of thin wire, it becomes too hot and melts instantly. Respected teachers, हम सब जानते हैं कि जब वायर में से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा होता है तो ये बहुत गर्म हो जाती है और मेल्ट होना शुरू हो जाती है फौरन। फिर होता क्या है, सर्किट ब्रेक हो जाता है एंड करंट स्टॉप्स फ्लोइंग, और करंट फ्लो करना स्टॉप हो जाता है। सच अ पीस ऑफ थिन वायर इज कॉल्ड फ्यूज। ये थिन वायर का पीस क्या कहलाता है? फ्यूज कहलाता है। अब हम देख लेते हैं हाउ अ फ्यूज वर्क्स। एक फ्यूज कैसे काम करता है। Dear teachers, as you know that a fuse is used in an electric iron. एक फ्यूज इलेक्ट्रिक आयरन में यूज़ होता है, वॉशिंग मशीन में यूज़ होता है, हीटर में, ओवन में, वाटर पंप्स में एंड अदर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, और दूसरे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में यूज़ होता है। इफ़ ड्यू टू सम फॉल्ट, अगर किसी फॉल्ट की वजह से करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन एन अप्लायंस, अगर किसी फॉल्ट की बदौलत करंट किसी भी अप्लायंस में गुजरना शुरू हो जाए, वन में गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक, तो इलेक्ट्रिक शॉक फील हो सकता है ऑन टचिंग इट, इसे टच करने पे। इफ़ अ फ्यूज इज यूज्ड, हाँ अगर फ्यूज यूज किया जाता है, इट विल ब्लो इमीडिएटली, ये फौरन से ब्लो करेगा एंड करंट विल स्टॉप फ्लोइंग, और करंट जो है फ्लो करना रुक जाएगा। इन दिस वे, इस तरीके से द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस and the person touching it both will be protected. तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस भी और पर्सन भी जो इसे टच कर रहा होगा, दोनों सेफ रहेंगे। रिस्पेक्टेड टीचर्स, अब हम देख लेते हैं कि फ्यूज क्यों इम्पोर्टेंट है। वाई अ फ्यूज इज इम्पोर्टेंट। इट प्रिवेंट्स फायर हैजर्ड्स एंड इलेक्ट्रिक शॉक्स। ये फायर हैजर्ड्स यानी आग लगने और इलेक्ट्रिक शॉक से महफूज रखता है। इफ़ अ फॉल्टी अप्लायंस स्टार्ट्स कंडक्टिंग हाई करंट, द फ्यूज ब्लोज, मेल्ट्स एंड कट्स ऑफ द करंट। अगर किसी डिवाइस में किसी भी फॉल्ट की वजह से करंट फ्लो होने लग जाए तो फ्यूज ब्लो करने लग जाता है, मेल्ट्स हो जाता है और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को कट ऑफ कर देता है। दिस हेल्प्स टू प्रोटेक्ट बोथ द अप्लायंस एंड द पर्सन हु माइट टच इट, जिसकी वजह से दोनों महफूज रहते हैं। रिस्पेक्टेड टीचर्स, लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड फ्यूज एंड इट्स वर्किंग। दिस इज एक्टिविटी नंबर 7.6 ऑफ आवर बुक। अब हम इसके स्टेप्स देख लेते हैं। स्टेप नंबर 1, मेक अ बैटरी। सबसे पहले बैटरी बनाएंगे।
join the positive end of one cell to the negative end of the other using cello tape. अब एक टेप की मदद से हम सेल के पॉजिटिव एंड को नेगेटिव एंड से जोड़ देंगे. दिस क्रिएट्स अ कंबाइंड बैटरी ऑफ मोर वोल्टेज, जिसकी वजह से ये एक बैटरी बन जाएगी. स्टेप नंबर 2 में क्या करना है? अटैच कॉपर वायर्स. टीचर्स, नो यू हैव टू कनेक्ट अ कॉपर वायर टू ईच एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ द बैटरी यूजिंग सेलो टेप. यानी अब आप थिक कॉपर वायर की मदद से पॉजिटिव और नेगेटिव एंड को बैटरी के जोड़ देंगे. स्टेप नंबर 3, यूज अ थिन वायर. अब आपको करना क्या है? आपको एक थिन मेटालिक वायर लेनी है एंड टच इट बिटवीन द 2 कॉपर वायर्स, और इसको 2 कॉपर वायर्स के साथ टच कर देना है, कंप्लीटिंग द सर्किट. इस तरह से सर्किट कंप्लीट हो जाएगा. स्टेप नंबर 4, ऑब्जर्वेशन. डियर टीचर्स, यू विल ऑब्जर्व दैट द थिन वायर मे मेल्ट एंड ब्रेक. आप देखेंगे कि थिन वायर मेल्ट हो सकती है और ब्रेक हो सकती है. अब यहाँ क्वेश्चन ये है, डज द थिन वायर मेल्ट एंड ब्रेक? क्या थिन वायर मेल्ट और ब्रेक होती है? व्हाट इज द रीजन? इसका रीजन क्या है, वजह क्या है, क्यों थिन वायर मेल्ट हो जाती है और ब्रेक हो जाती है? आंसर इज दैट यस, द थिन वायर मेल्ट्स एंड ब्रेक. द रीजन इज दैट, इसकी वजह ये है, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू द सर्किट, जब इलेक्ट्रिसिटी सर्किट में से गुजरती है, द थिन वायर रेजिस्ट द फ्लो मोर देन द थिक कॉपर वायर. तो थिन वायर थिक कॉपर वायर की निस्बत ज्यादा रेजिस्टेंस शो करती है. दिस रेजिस्टेंस जनरेट्स हीट. इस रेजिस्टेंस की वजह से हीट पैदा होती है. बिकॉज द वायर इज वेरी थिन, क्योंकि वायर बहुत थिन है. इट हीट्स अप क्विकली, ये तेजी से हीट अप हो जाती है. एंड मेल्ट्स, और पिघलने लगती है, मेल्ट होने लगती है. ब्रेकिंग द सर्किट, जिससे सर्किट ब्रेक हो जाता है. दिस इज द सेम वे, बिल्कुल इसी तरीके से अ फ्यूज वर्क्स. एक फ्यूज जो है वर्क करता है. इट मेल्ट्स व्हेन टू मच करंट फ्लोज एंड स्टॉप्स द इलेक्ट्रिसिटी टू प्रिवेंट डैमेज और फायर. फ्यूज भी मेल्ट हो जाता है जब बहुत ज्यादा करंट उसमें से गुजरने लगता है, तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है और इलेक्ट्रिसिटी को स्टॉप कर देता है, जिसकी वजह से हम किसी भी आग लगने या किसी तरह के डैमेज से बच सकते हैं. रिस्पेक्टेड टीचर्स, अब मैं आपको शॉर्ट सर्किट के बारे में बताऊंगी. शॉर्ट सर्किट क्या होता है? व्हाट इज अ शॉर्ट सर्किट? ए शॉर्ट सर्किट हैपन्स व्हेन electric current flows through the wrong path, often due to damaged wires or loose connection, causing overheating and possibly fire. Respected teachers, आमतौर पर शॉर्ट सर्किट उस वक्त होता है जब इलेक्ट्रिक करंट रॉन्ग डायरेक्शन में, रॉन्ग पाथ में फ्लो हो रहा हो, या डैमेज वायर्स हों, या लूज कनेक्शन हो, तो जिसकी वजह से ओवरहीटिंग हो जाती है और आग लग जाती है. अब इससे कैसे बचा जा सकता है? वेज टू अवॉइड शॉर्ट सर्किट्स एंड फायर्स. अब हम शॉर्ट सर्किट से कैसे बच सकते हैं? नंबर 1, यूज क्वालिटी वायरिंग. हमें क्वालिटी वायरिंग यूज करनी होगी. ऑलवेज यूज स्टैंडर्ड गुड क्वालिटी वायर्स. हमेशा स्टैंडर्ड और गुड क्वालिटी वायर्स एंड इलेक्ट्रिकल पार्ट्स जो हैं वो यूज करने चाहिए. नंबर 2, इंस्टॉल सर्किट्स ब्रेकर्स और फ्यूजेस. हमें सर्किट ब्रेकर्स या फ्यूजेस इंस्टॉल करने चाहिए. बिकॉज दीज ऑटोमेटिकली कट ऑफ द करंट, क्योंकि ये करंट को ऑटोमेटिकली कट ऑफ कर देते हैं. व्हेन अ फॉल्ट इज डिटेक्टेड, जो ही फॉल्ट आता है तो ये करंट को ऑटोमेटिकली कट ऑफ कर देते हैं. नेक्स्ट, अवॉइड ओवरलोडिंग सॉकेट्स. इसमें आपने करना क्या है? डोंट प्लग टू मैनी अप्लायंसेस इनटू अ सिंगल आउटलेट. यानी काफ़ी सारे अप्लायंसेस को एक ही प्लग में नहीं यूज़ करना चाहिए, नहीं ऑन करना चाहिए. नेक्स्ट इज रेगुलर मेंटेनेंस. हैव एन इलेक्ट्रिशियन चेक वायरिंग इन योर होम और बिल्डिंग रेगुलरली. डियर टीचर्स, इन तमाम खतरात से बचने के लिए हमें इलेक्ट्रिक वायरिंग को रेगुलर चेक करवाते रहना चाहिए. नेक्स्ट इज कीप वायर्स ड्राई एंड कवर्ड
Water and open wires can lead to short circuits. पानी और ओपन वायर्स की वजह से शॉर्ट सर्किट हो सकता है, लिहाजा हमें वायर्स को ड्राई और कवर रखना चाहिए. यूज़ प्रॉपर इंस्टॉलेशन ऑफ इंसुलेटर्स. Make sure wires are properly insulated to prevent contact between live and neutral wires. So, careful use, regular checking, and good quality materials help prevent short circuits and protect lives properly. Respected teachers, आपने ज़रूर सुना होगा कि शॉर्ट सर्किट की वजह से बिल्डिंग को आग लग गई. ऐसा क्यों होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है? Yes, short circuits can cause fires in buildings. जी बिल्कुल, शॉर्ट सर्किट की वजह से बिल्डिंग्स में आग लग जाती है, बट दे कैन बी अवॉइडेड बाय टेकिंग प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स. लेकिन प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स की वजह से इस सिचुएशन से बचा जा सकता है. मिसाल के तौर पर यूज़ करेक्ट फ्यूज़ रेटिंग, प्रॉपर इंस्टॉलेशन, यूज़ अप्रूव्ड फ्यूज़ टाइप्स, check for overloading, avoid bypassing fuses, turn off power before replacing, and last is regular maintenance. Regular maintenance की वजह से हम जो है इन शॉर्ट सर्किट जैसे इश्यूज पर काबू पा सकते हैं. Respected teachers, next we discuss magnet. Dear teachers, have you ever seen a piece of metal that has ability to attract some materials? We call it a magnet. क्या आपने कभी कोई ऐसा मेटल का पीस देखा है जिसमें ये एबिलिटी हो कि वो किसी मटेरियल को अट्रैक्ट कर रहा हो? हम इसे मैग्नेट कहते हैं. Respected teachers, to see that which materials are attracted by magnet, let us explore by an activity which is activity number 7.7. अब हम इस एक्टिविटी के स्टेप्स देख लेते हैं. स्टेप नंबर 1, प्लेस सम ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स सच एज पेंसिल, रबर, स्टील पिन्स, कॉपर वायर, आयरन नेल्स, स्टील क्लिप्स, स्टोन एक्सेट्रा ऑन द टेबल. हमने ये चीज़ें जो हैं टेबल पे रख देनी हैं. स्टेप नंबर 2 में क्या करना है? ब्रिंग अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नियर दीज थिंग्स. अब हम एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट को इन चीज़ों के करीब लाएंगे, टर्न बाय टर्न, बारी बारी, एंड ऑब्जर्व इफ द मैग्नेट अट्रैक्ट्स देम. और ये चेक करेंगे कि मैग्नेट उन्हें अपनी जानिब अट्रैक्ट करता है या नहीं. स्टेप नंबर 3 में हमने क्या करना है? राइट डाउन द नेम ऑफ थिंग्स. हम उन चीज़ों के नाम लिखते जाएंगे विच आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहे होंगे. राइट सेपरेटली दोज विच आर नॉट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट. और उन अशिया को हम सेपरेट लिखते जाएंगे, उनकी एक अलग लिस्ट बना लेंगे जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होंगी. तो रिस्पेक्टेड टीचर्स, इस तरह से हमें 2 तरह के मटेरियल्स मिल जाएंगे. मटेरियल्स विच आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स. ऐसे मटेरियल्स जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहे होंगे वो मैग्नेटिक मटेरियल्स कहलाएंगे. एंड द मटेरियल्स विच आर नॉट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स. तो ऐसे मटेरियल्स जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं हो रहे होंगे वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कहलाएंगे. For example, steel pins, iron nails, coins made up of nickel and cobalt. These materials are attracted by magnet and are known as magnetic materials. Whereas copper, wood, plastic, rubber, glass, these materials are not attracted by magnet, so these materials are called non-magnetic materials. Respected teachers, अब आपको मैग्नेट की डेफिनेशन समझ आ गई है. हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं. मैग्नेट इज़ अ मटेरियल. It is a piece of metal which has the ability to attract some materials towards itself. Now we discuss the properties of a magnet. Properties of magnet में सबसे पहली प्रॉपर्टी है magnet
अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट्स नॉर्थ साउथ, यानी व्हेन अ बार मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड, जब बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया जाता है बाय अ थ्रेड, इट अलाइंस इटसेल्फ इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेता है। दिस इज वाई मैग्नेट्स आर यूज्ड इन कंपसेस फॉर नेविगेशन, यही वजह है कि मैग्नेट्स को कंपस में डायरेक्शन मालूम करने के लिए यूज किया जाता है। सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट इज दैट मैग्नेट्स हैव टू पोल्स, these two ends are known as the magnetic poles. The end that points towards the north is called the north pole. The end that points towards the south is called the south pole. तो अब हमने क्या देखा है कि मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं जिन्हें मैग्नेटिक पोल्स कहते हैं। मैग्नेट का जो पोल नॉर्थ की जानिब होता है उसे नॉर्थ पोल कहते हैं और उसे एन से जाहिर किया जाता है, और मैग्नेट का वो पोल जो साउथ की जानिब होता है उसे साउथ पोल कहा जाता है और उसे एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। रिस्पेक्टेड टीचर्स, इसकी एक इम्पोर्टेंट फीचर ये है, मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। मैग्नेटिक पोल्स पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं हमेशा। यू कांट सेपरेट द पोल्स ऑफ ए मैग्नेट, आप मैग्नेट के पोल्स को सेपरेट नहीं कर सकते। इफ यू कट अ मैग्नेट इन हाफ, ईच पीस विल स्टिल हैव अ नॉर्थ एंड साउथ पोल। अगर आप मैग्नेट को कट आउट भी कर दें, हाफ ऑफ कर दें, तो उसका हर पीस साउथ और नॉर्थ पोल उसमें मौजूद होगा हर पीस में। की एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं मैग्नेट की, लाइक पोल्स रिपेल, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। डियर टीचर्स, अभी आपने सीखा मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है जिसे एन से जाहिर करते हैं, दूसरा साउथ पोल होता है जिसे एस से जाहिर करते हैं। अब लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, यानी एन पोल एन को रिपेल करेगा और एस पोल को रिपेल करेगा, while unlike poles attract each other. For example, N attracts S or S attracts N pole. Next feature of magnet is color coding of poles. जी, तो टीचर्स आइडेंटिफिकेशन के लिए पोल्स को कलर दिए जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा नॉर्थ पोल इज मार्क्ड इन रेड एंड लेबल्ड एन। नॉर्थ पोल को रेड से मार्क किया जाता है, जबकि साउथ पोल इज मार्क्ड इन ब्लू। साउथ पोल को ब्लू से मार्क किया जाता है और उसे लेबल किया जाता है एस से। रिस्पेक्टेड टीचर्स, डू यू नो व्हाई मैग्नेट्स आर यूज्ड? रीजंस एंड यूजेस। रिस्पेक्टेड टीचर्स, क्या आप जानते हैं कि मैग्नेट्स को क्यों यूज किया जाता है, इसके रीजंस क्या हैं, इस्तेमालात क्या हैं, यूजेस क्या हैं? मैग्नेट्स आर यूज्ड बिकॉज ऑफ देयर यूनिक एबिलिटी टू अट्रैक्ट सर्टन मटेरियल्स। मैग्नेट्स को उनकी यूनिक एबिलिटी की कि वो दूसरे मटेरियल्स को जिसमें आयरन, निकल, कोबाल्ट वगैरह अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए यूज़ किया जाता है। एंड टू क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। दिस प्रॉपर्टी मेक्स देम यूजफुल इन मैनी डिवाइसेस। उनकी यही प्रॉपर्टी उन्हें मैनी डिवाइसेस में यूजफुल बना देती है। इसके अलावा भी मैग्नेट्स को यूज़ करने की कई रीजंस हैं। फॉर एग्जांपल, अट्रैक्शन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, ये मैग्नेटिक मटेरियल्स को ईजिली अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैग्नेट्स आर यूज्ड टू पिक अप और सेपरेट मैग्नेटिक मटेरियल ईजिली, फॉर एग्जांपल आयरन स्क्रैप। नंबर 2, क्रिएशन ऑफ मोशन, इलेक्ट्रिक मोटर्स की सूरत में मोशन क्रिएट करते हैं। नंबर 3, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसा कि आप सब जानते हैं जनरेटर्स के में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। मैग्नेट्स के अंदर मैग्नेटिक स्टोरेज होता है। मैग्नेट्स आर यूज्ड टू स्टोर डेटा इन हार्ड डिवाइसेस, क्रेडिट कार्ड्स एंड अदर डिजिटल डिवाइसेस। मैग्नेट्स होल्डिंग और लिफ्टिंग का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैग्नेटिक डोर कैचेस और क्रेन्स फॉर लिफ्टिंग हैवी मेटल। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए कंपास में यूज होते हैं मैग्नेट्स। इनका एक और इम्पोर्टेंट
यूज जो है मेडिकल मशीन्स में है. स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स आर यूज्ड इन MRI, मीन्स मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन्स टू स्कैन द बॉडी. MRI मशीन्स में इस्तेमाल होते हैं. स्पीकर्स एंड माइक्रोफोन्स. Magnets also help in converting electrical signals into sound and vice versa. जी तो टीचर्स मैग्नेट स्पीकर्स और माइक्रोफोन्स में इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड सिग्नल में चेंज करते हैं. सो ओवरऑल वी कैन से दैट मैग्नेट्स आर यूज्ड because they can attract metals, produce motion, generate electricity, and serve many technical and daily life purposes. Respected teachers, अब मैं आपसे एक दिलचस्प मालूमात इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन शेयर करती हूँ. ओवर 2000 years ago, Greeks discovered a rock called lodestone. Lodestone is a natural magnet. It is a special type of rock that can attract iron. तकरीबन 2000 साल पहले ग्रीक्स जो थे उन्होंने एक रॉक डिस्कवर की थी जो आयरन से बनी हुई चीज़ों को अपनी जानिब अट्रैक्ट कर सकती थी. रिस्पेक्टेड टीचर्स, देयर आर मैग्नेट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स लाइक बार मैग्नेट, डिस्क मैग्नेट, यू मैग्नेट, रिंग मैग्नेट. Respected teachers, now we discuss Earth, a huge magnet. Respected teachers, Earth itself acts like a magnet. This is because it has a magnetic field created by the movement of molten iron and other metals in its outer core. अर्थ खुद भी एक मैग्नेट के तौर पे एक्ट करती है क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है जो मोल्टन आयरन और दूसरे मेटल्स जो इसके कोर में मौजूद हैं उनकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड, उनकी मूवमेंट के दरमियान एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है जिसकी वजह से अर्थ एक मैग्नेट के तौर पे एक्ट कर रही होती है. डियर टीचर्स, ये समझने के लिए कि अर्थ बिहेव्स लाइक अ ह्यूज बार मैग्नेट, अर्थ एक ह्यूज बार मैग्नेट के तौर पे एक्ट करती है, हम एक एक्टिविटी देखते हैं. एक्टिविटी नंबर 7.10. Step number 1, place a bar magnet along the east-west direction on a table. अब हम एक बार मैग्नेट को ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में टेबल पे रख देंगे. नंबर 2, सस्पेंड another bar magnet from a strand using a thread over it so that it can rotate freely. अब हम दूसरे बार मैग्नेट को स्टैंड से धागे की मदद से सस्पेंड कर देंगे ताकि ये फ्रीली जो है रोटेट कर सके. स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे डायरेक्शन ऑफ द सस्पेंडेड मैग्नेट व्हेन इट कम्स टू रेस्ट. हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि मैग्नेट किस डायरेक्शन में रेस्ट पे आता है. यू विल ऑब्जर्व, डियर टीचर्स, यू विल ऑब्जर्व दैट द सस्पेंडिंग मैग्नेट आल्सो कम्स टू रेस्ट along the same direction as that of magnet below it, but with opposite poles near each other. जी तो टीचर्स, आप देखेंगे कि जो मैग्नेट आपने टेबल पे रखा हुआ है और जो मैग्नेट आपने सस्पेंड किया हुआ है दोनों सेम डायरेक्शन में ही रेस्ट पोजीशन में आएंगे, लेकिन उनके पोल्स जो होंगे वो अपोजिट होंगे. अब हम एक और एक्टिविटी समझेंगे. एक्टिविटी नंबर 7.11. स्टेप नंबर 1, रिमूव द मैग्नेट placed on the table in the above activity. In which direction does the suspended magnet come to rest now? Why does it happens? अब हम टेबल पे रखे हुए मैग्नेट को रिमूव कर देंगे. जो हमने फर्स्ट एक्टिविटी में टेबल पे मैग्नेट रखा हुआ था उसे रिमूव कर देंगे. अब सिर्फ वही मैग्नेट रहेगा जो थ्रेड की मदद से हमने स्टैंड के साथ सस्पेंड किया हुआ है. टीचर्स, अब हम रिजल्ट जो है वो ऑब्जर्व करेंगे. You will see that the earth compels the suspended magnet to do so. This happens as if a huge magnet is present in a north-south direction inside the earth. The earth behaves like a huge bar magnet. अब अर्थ ह्यूज बार मैग्नेट के तौर पे एक्ट करेगी और सस्पेंडेड मैग्नेट जो है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ जाएगा.
और ये इस बात का प्रूव होगा कि अर्थ बिहेव्स लाइक अ ह्यूज बार मैग्नेट। अर्थ भी ह्यूज बार मैग्नेट के तौर पे बिहेव करती है। रिस्पेक्टेड टीचर्स, डू यू नो व्हाट इज मैग्नेटिक कंपास? A magnetic compass is a navigation tool that uses a magnetized needle to show direction. मैग्नेटिक कंपास एक नेविगेशन टूल है जिसमें डायरेक्शन शो करने के लिए एक मैग्नेटाइज्ड नीडल होती है। इट वर्क्स बाय अलाइनिंग इटसेल्फ विद द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। ये अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ काम करती है। रिस्पेक्टेड टीचर्स, लेट अस अंडरस्टैंड एन एक्टिविटी for making of magnetic compass. The steps of activity are: number 1, take a swing needle and place it on a table. आपने क्या करना है, एक स्विंग नीडल ले लेनी है और उसे टेबल पे रख देना है। स्टेप नंबर 2, रब द नीडल इन द सेम डायरेक्शन सेवरल टाइम्स। एक ही डायरेक्शन में आपने नीडल को रब करना है कई मरतबा, यूजिंग द नॉर्थ और साउथ पोल ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट। नॉर्थ या साउथ पोल बार मैग्नेट का यूज करते हुए। दिस विल मैग्नेटाइज द नीडल। इसकी वजह से नीडल भी मैग्नेटाइज हो जाएगी। स्टेप नंबर 3, टाई वन एंड ऑफ अ थ्रेड टू द नीडल। अब नीडल का एक एंड थ्रेड से टाई कर लें एंड द अदर एंड टू अ पेंसिल, और दूसरा एंड पेंसिल से टाई कर दें। सस्पेंड द पेंसिल अक्रॉस द टॉप ऑफ एन एम्प्टी ग्लास। अब किसी भी एम्प्टी ग्लास से के टॉप से पेंसिल को सस्पेंड कर दें सो दैट द नीडल हैंग्स फ्रीली, ताकि नीडल जो है फ्रीली हैंग कर सके इनसाइड द ग्लास के अंदर विदाउट टचिंग द साइड्स। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि नीडल जो है ग्लास की साइड्स को टच ना करे। लेट द नीडल सेटल। अब नीडल को स्टॉप होने दें एंड ऑब्जर्व, और देखें द डायरेक्शन इन विच इट पॉइंट्स, कि ये किस डायरेक्शन में पॉइंट आउट होती है। नेक्स्ट क्या करेंगे, जेंटली डिस्टर्ब द नीडल। आहिस्ता आहिस्ता नीडल को हिलाएं एंड ऑब्जर्व वेदर इट रिटर्न्स टू द सेम डायरेक्शन, और चेक करें कि नीडल सेम डायरेक्शन में रिटर्न होती है या नहीं। अब क्वेश्चन 1 जो हमारे माइंड में आता है, इन विच डायरेक्शन डज द नीडल कम टू रेस्ट। किस डायरेक्शन में नीडल जो है रेस्ट पोजीशन में आएगी। आंसर इज दैट द नीडल कम्स टू रेस्ट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। नीडल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट पोजीशन पर आएगी, अलाइनिंग विद द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे माइंड में आता है वो ये है, इफ यू डिस्टर्ब द नीडल डज इट कम टू रेस्ट अगेन इन द सेम डायरेक्शन। अगर आप नीडल को डिस्टर्ब करते हैं, थोड़ा सा हिलाते हैं, उसे मूव करते हैं, तो क्या वो सेम डायरेक्शन में दोबारा रेस्ट पोजीशन में आएगी या नहीं। आंसर इज दैट यस, हाँ बिल्कुल। आफ्टर डिस्टर्बेंस द नीडल अगेन कम्स टू रेस्ट इन द सेम नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। बिल्कुल, नीडल दोबारा से सेम डायरेक्शन में, जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, वापस आ जाएगी। और ये इस वजह से होता है क्योंकि नीडल की अलाइनमेंट होती है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ओके, ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया है। अब एक और सवाल भी हमारे जहन में आता है, डज इट ऑलवेज स्टे इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। क्या हमारी ये जो नीडल है हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टे करेगी। यस, एज लॉन्ग एज देर इज नो नियर बाय मैग्नेट। जब तक के कोई और मैग्नेट करीब ना हो या मैग्नेटिक मटेरियल ना हो, द नीडल विल ऑलवेज अलाइन इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ड्यू टू अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म की रीजन यही है कि अर्थ मैग्नेटिज्म है उसके नियर अबाउट हमारी जो नीडल है, तो अर्थ मैग्नेटिज्म के अलावा कोई और मटेरियल ना हो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रखता हो, तो तब तक नीडल जो है हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही स्टे करेगी। ओके, क्लियर है अब आपको। ठीक है, अब आगे चलते हैं। डियर टीचर्स, अब हम वर्किंग देख लेते हैं, वर्किंग ऑफ मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास कैसे वर्क करती है। टू नो डायरेक्शंस एट एनी प्लेस। किसी भी प्लेस पे डायरेक्शन मालूम करने के लिए पुट अ मैग्नेटिक कंपास ऑन अ टेबल और ग्राउंड। अब मैग्नेटिक कंपास को टेबल पर या ग्राउंड पर रख दें। इट्स नीडल विल स्टे अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। इसकी नीडल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टे करेगी।
फिर आपने क्या करना है, इंश्योर देयर इज नो अदर मैग्नेट, इस बात को यकीनी बना लेना है कि कोई और मैग्नेट नज़दीक में ना हो या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट ना हो जो आयरन से बना हुआ हो। नेक्स्ट आपने क्या करना है, रोटेट द कंपास स्लोली, अब कंपास को स्लोली स्लोली आपने रोटेट करना है until the north pole of the needle is aligned with the north direction end of the compass, यहाँ तक के नॉर्थ पोल नॉर्थ नीडल के साथ अलाइन हो जाए कंपास की। इन दिस कंडीशन द मैग्नेटिक कंपास विल इंडिकेट, इस कंडीशन में मैग्नेटिक कंपास करेक्टली 4 डायरेक्शंस जो हैं उस पर जो आ रही होंगी उसको इंडिकेट करेगा। इट इज़ यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शंस एनीवेयर ऑन अर्थ। डियर टीचर्स, मैग्नेटिक कंपास किसी भी जगह पे उसकी सिमत, उसकी डायरेक्शन मालूम करने के लिए ज़मीन पर आप आसानी से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेशली यूजफुल फॉर नेविगेशन, तौर पर नेविगेशन में ये बहुत ही यूजफुल है। रिस्पेक्टेड टीचर्स, नाउ वी डिस्कस टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स: टेम्परेरी मैग्नेट्स, परमानेंट मैग्नेट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। डियर टीचर्स, अब 1 बाय 1 हम इन मैग्नेट्स को जल्दी से देख लेते हैं। नंबर 1, टेम्परेरी मैग्नेट्स। मैग्नेट्स मेड बाय आयरन और टेम्परेरी मैग्नेट्स, ऐसे मैग्नेट्स जो आयरन से बने होते हैं वो टेम्परेरी मैग्नेट्स होते हैं। नेक्स्ट आर परमानेंट मैग्नेट्स। द मैग्नेट्स मेड बाय स्टील आर कॉल्ड परमानेंट मैग्नेट्स, और वो मैग्नेट्स जो स्टील से बने हुए होते हैं वो परमानेंट मैग्नेट्स कहलाते हैं। थर्ड वन आर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं? व्हेन एन आयरन नेल or a rod is placed in a current carrying coil, जब किसी भी आयरन नेल यानी कील को या रॉड को करंट कैरिंग काइल में हम रखेंगे, ऐसी काइल में जिसमें करंट आ रहा होगा, इट बिकम्स अ मैग्नेट, तो ये मैग्नेट बन जाएगी। दिस इज नोन एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। मैग्नेट की ये टाइप इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाएगी। An electromagnet is also a temporary magnet. It does not remain a magnet when the current is stopped in the coil. जी तो टीचर्स, अब इलेक्ट्रोमैग्नेट भी एक टेम्परेरी मैग्नेट है, क्योंकि जब तक कॉइल में करंट मौजूद रहता है तो ये मैग्नेट रहता है। जैसे ही करंट स्टॉप होगा तो ये मैग्नेट जो है वो वर्क नहीं करेगा। तो ये तब तक मैग्नेट रहता है जब तक करंट रहता है। डियर टीचर्स, क्या आप जानते हैं ओनली मैग्नेट मटेरियल्स कैन बी मैग्नेटाइज टू मेक मैग्नेट्स? सिर्फ मैग्नेटिक मटेरियल्स ही मैग्नेट्स बनाने के लिए यूज हो सकते हैं। रिस्पेक्टेड टीचर्स, अब हम एक छोटी सी एक्टिविटी देख लेते हैं जो कि मैग्नेटिक एक्टिविटी है। व्हाट गेट्स अट्रैक्टिव, कौन सी चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं, और उन चीज़ों में, उन मटेरियल्स में जो हमने टेस्ट करने हैं उनमें नंबर 1 पेंसिल है, 2 पे रबर है, 3 पे स्टील पिन्स हैं, 4 पे कॉपर वायर्स, 5 पे आयरन नेल्स हैं, नंबर 6 पे स्टील क्लिप्स हैं और नंबर 7 पे स्टोन्स हैं। अब हमने करना क्या है? प्लेस ऑल द आइटम्स ऑन द टेबल, ब्रिंग अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट क्लोज टू ईच आइटम 1 बाय 1। हमने ये तमाम चीज़ें टेबल पे रख देनी है। अब एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट को हम इन मटेरियल्स के करीब लाएंगे एक एक करके। स्टेप नंबर 3 में आपने ऑब्जर्व करना है विच आइटम्स आर पुल्ड टुवर्ड्स द मैग्नेट, कौन से आइटम्स मैग्नेट की जानिब अट्रैक्ट होते हैं, एंड विच आर नॉट, और कौन से अट्रैक्ट नहीं होते। और ये एक्टिविटी मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। डियर टीचर्स, आप देखेंगे स्टील पिन्स, आयरन नेल्स, स्टील क्लिप्स ये अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि दीज आर मेड ऑफ आयरन और स्टील विच आर मैग्नेटिक मटेरियल्स। ये आयरन और स्टील से बने होते हैं जो कि मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, जबकि पेंसिल, रबर, कॉपर वायर, स्टोन, these are not attracted by magnetic material, so these are non-magnetic materials. Respected teachers, अब हम एक क्विक क्विज सॉल्व कर लेते हैं। Question is that an electric crane can lift iron objects from the scrap easily. How are they dropped in a truck to be carried to a factory? यानी एक इलेक्ट्रिक क्रेन आयरन स्क्रैप में से आयरन को आसानी से उठा लेती है। हाउ आर दे ड्रॉप्ड इन अ ट्रक, और फिर उसे कैसे ट्रक में डालती है क्रेन फैक्ट्री में ले जाने के लिए।
हाउ एन इलेक्ट्रिक क्रेन ड्रॉप्स आयरन ऑब्जेक्ट्स इनटू अ ट्रक, यानी जो इलेक्ट्रिक क्रेन होती है वो कैसे ऑब्जेक्ट्स को ट्रक में डालती है। एन इलेक्ट्रिक क्रेन यूजेस अ स्पेशल मैग्नेट कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। टीचर्स, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक क्रेन में एक स्पेशल मैग्नेट लगा होता है जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, जो लिफ्ट करता है, जो उठाता है हैवी आयरन ऑब्जेक्ट्स को फ्रॉम स्क्रैप हीप्स। स्क्रैप हीप्स में से हैवी आयरन ऑब्जेक्ट्स को आसानी से उठा लेता है ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, अब हाउ इट लिफ्ट्स, ये कैसे उठाता है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो ही इलेक्ट्रोमैग्नेट में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, इट बिकम्स मैग्नेटिक, ये खुद मैग्नेट हो जाता है, एंड अट्रैक्ट्स आयरन ऑब्जेक्ट्स, और आयरन ऑब्जेक्ट्स हीप में से आयरन ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। सो द क्रेन लिफ्ट्स द आयरन यूजिंग दिस मैग्नेटिक फोर्स, लिहाजा क्रेन यही मैग्नेटिक फोर्स यूज करते हुए आयरन को उठा लेती है। नेक्स्ट अब ये देखना है हाउ इट ड्रॉप्स द आयरन इन अ ट्रक। अब ये आयरन पार्टिकल्स को कैसे ट्रक में ड्रॉप करती है। टू ड्रॉप द आयरन ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉप करने के लिए द इलेक्ट्रिक करंट इज स्विच्ड अप। अब इलेक्ट्रिक करंट ऑफ हो जाता है। व्हेन द करंट इज ऑफ, जो ही करंट ऑफ होता है, द इलेक्ट्रोमैग्नेट लूजेज इट्स मैग्नेटिज्म, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट अपना मैग्नेटिज्म लूज कर देता है, और अब आयरन ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं फॉल ऑफ कर जाते हैं एंड ड्रॉप इनटू द ट्रक, और ट्रक में चले जाते हैं, गिर जाते हैं। ठीक है, अब इसका कंक्लूजन, नतीजा आपको क्या समझ आया। द क्रेन लिफ्ट्स आयरन यूजिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी क्रेन इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज करते हुए आयरन को उठा लेती है, एंड व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी इज टर्न्ड ऑफ, और जब इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाती है, द आयरन फॉल्स इनटू द ट्रक, आयरन ट्रक में चला जाता है, टू बी कैरिड टू द फैक्ट्री, और फैक्ट्री की जानिब ले जाया जाता है। ठीक है, अब आपको क्लियर है जी। तो रिस्पेक्टेड टीचर्स, आई होप कि आपको अच्छे तरह से समझ आ गया होगा। अब आपसे एक और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ। आपको पता है ये जो हमारा क्रेडिट कार्ड होता है बैंक का, इसमें एक मैग्नेटिक चिप लगी होती है। द ATM इज प्रोग्राम टू रीड द डेटा ऑफ द यूजर प्रेजेंट इन द चिप। अब चिप में जो डेटा दिया जाता है, तो ATM मशीन जो है उसे रीड करती है, और फिर फर्दर प्रोसेस होता है, और आप इजीली ATM मशीन को जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो डियर टीचर्स, आज के हमने टॉपिक में बड़ी तफसील से फ्यूजेस के बारे में पढ़ा है, मैग्नेट के बारे में पढ़ा है, हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट देखी हैं, फिर हमने टाइप्स ऑफ मैग्नेट जो है वो सीखा है, फिर हमने अर्थ ह्यूज मैग्नेट को डिस्कस किया है, और इसके अलावा हमने मैग्नेटिक कंपस के बारे में पढ़ा है, और टाइप्स ऑफ मैग्नेट में हमने टेम्परेरी और परमानेंट मैग्नेट्स, इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेट को भी बड़ी डिटेल से मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी तरह से ये टॉपिक जो है समझ आ गया होगा। अब आपने मज़ीद इसको अपनी क्लास में स्टूडेंट्स को समझाना है, और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें टॉपिक की प्रैक्टिस करवानी है। इसके लिए आप वर्कशीट्स बना सकते हैं, जिसमें अपनी क्लास में आप प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवा सकते हैं। आप स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए उनकी असेसमेंट कर सकते हैं, और जितनी एक्टिविटीज़ आपको इस टॉपिक में समझाई गई हैं, सिखाई गई हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ आपने अपनी क्लास में ग्रुप वर्क के ज़रिए से एक्टिविटीज़ जो हैं स्टूडेंट्स को समझा देनी है, और उनको गाइड करना है कि कैसे इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है, ताकि उन्हें टॉपिक आसानी से समझ आ जाए, और उनकी लर्निंग जो है वो इजी और स्मूथ हो सके। डियर टीचर्स, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करवाएंगे, उतना ज़्यादा बच्चों को समझने में हेल्प मिलेगी, और उन्हें टॉपिक जो है आसानी से याद रहेगा, और जब आप उनकी असेसमेंट करेंगे तो वो अच्छा रिज़ल्ट जो है वो आपको शो कर सकते हैं। आप इस टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस टेस्ट और असेसमेंट टेस्ट बना लीजिएगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।